नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका दमदार समाचार लगातार में। खबरों का रुख कर लेते हैं। सीमा सुरक्षा बल ने राजस्थान पाकिस्तान बॉर्डर के बीकानेर सेक्टर में अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी ड्रग्स की खेप बरामद की है। बीएसएफ ने 54 किलो ड्रग्स जब्त की है और कथित तौर पर ड्रग्स की तस्करी पाकिस्तान से की गई थी। जब्त ड्रग्स राजस्थान सीमा पर बीएसएफ के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी बताई जा रही है। इस बीच दो तस्कर ड्रग्स पहुंचाने के बाद पाकिस्तान वापस भागने के में सफल रहे और राजस्थान में पाकिस्तान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर खुजवाला इलाके के पास बीएसएफ की 127वीं बटालियन तैनात थी और इसी दौरान उन्होंने ड्रग्स जब्त अभियान को अंजाम दिया है। इस ड्रग्स की कीमत लगभग 270 करोड़ रुपए आंकी गई है और सुरक्षा बलों के अनुसार तस्करों ने पाइप के जरिए भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की। बीएसएफ ने 1-1 किलोग्राम के 54 पैकेट जब्त किए हैं। बीकानेर सेक्टर में आईजी पंकज कुमार के नेतृत्व में बीएसएफ की टीम ने मादक पदार्थ बरामद की है। बरामदगी की क्षेत्र में भारी तूफान और बारिश के बाद पैदा हुई कठिन परिस्थितियों के बीच यह जब्ती की गई है। तस्करों ने खराब मौसम का फायदा उठाने की कोशिश की और ड्रग्स की तस्करी करने की कोशिश की, लेकिन वो अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सके। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान इस तरह ड्रग्स भेजते हुए सीमा पर बेनकाब हुआ है और जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमाओं पर इस तरह के मामले पहले भी आ चुके हैं। भारतीय युवाओं को नशे की लत में डालने के लिए पाकिस्तान लगातार सीमाओं पर ड्रोन और सुरंगों के जरिए ड्रग्स की सप्लाई करता रहा है। अधिकांश बार सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानियों के इरादों को नाकाम कर दिया है। गुरुवार को शिक्षा मंत्रालय रमेश पोखरियाल निशंक सीबीएसई के विद्यार्थियों और अभिभावकों के साथ बैठक कर रहे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक इस वर्चुअल बैठक में शामिल हो गए। उन्होंने कक्षा 12वीं के छात्रों और अभिभावकों के साथ परीक्षा के स्थगन और उसके असर पर चर्चा की। बता दें कि यह बैठक 3 जून को दोपहर में आयोजित की गई थी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को उच्च स्तरीय बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त प्रस्तावों पर चर्चा करने के बाद कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया था। इसके बाद से ही देश के कोने कोने से मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी और कई छात्र और उनके अभिभावक कक्षा 12वीं के परिणाम और विश्वविद्यालय में दाखिले को लेकर चिंतित थी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मीटिंग में आकर अभिभावकों और छात्रों से बात की और उनके सवालों के जवाब भी दिए। उनको सबको पता चल गया कि आपने क्या क्या मुझे बताया है, अब आपको फॉलो करना पड़ेगा। सर मैं कुछ कहना चाहता हूं सर। सर बताइए। आपके सर सारे गुणों का बहुत सम्मान करता हूं, पर्टिकुलर सर ईमानदारी का मैं कायल हूं सर। लेकिन सर एक गुजारिश है आपसे कि अभी भी हमारे भारत देश में जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं सर, उनका बहुत शोषण होता है सर। इसमें कृपया करके सर कुछ ऐसी नीति बनाए कि उन लोगों को सम्मान मिले, जिससे उनको उनकी ईमानदारी को देखते हुए बच्चे अनुसरण करें, दूसरे अनुसरण करें। नीति तो बनती है, लेकिन कुछ लोगों की नियत जो होती है वो रुकावट बनती है। तो हम सब मिलकर के वातावरण बनाएंगे तो जरूर बनेगा जी, सब अच्छा हो सकता है। 31 हाय सर। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। हाँ बताइए बेटा, क्या कहना चाहती हो? जी सर, मेरा नाम अर्नी साबले है, मैं एनी बेसेंट स्कूल इंदौर से हूँ। सर अभी जो आपने डिसीजन लिया वो तो अच्छा था ही, उसके अलावा आपका इंदौर किस बात के लिए मशहूर है? क्लीनलीनेस, स्वच्छता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि कोरोना वायरस टीकों के लिए हम अमेरिका टीका निर्माताओं के साथ संपर्क में हैं और इसके साथ ही टीका बनाने के लिए कच्चे माल के लिए हम अलग से भी अमेरिकी प्रशासन के साथ काम कर रहे हैं। प्रवक्ता ने कहा है कि वर्तमान में हम अपने स्वयं के टीकाकरण कार्यक्रम के लिए टीके का घरेलू स्तर पर उत्पादन भी कर रहे हैं और पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी और भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के मामले पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि भगोड़े के वापस लाने के अपने प्रयासों में भारत अडिग है। वो वर्तमान में डोमिनिका की हिरासत में है, जहां उसे लेकर कुछ कानूनी कार्यवाही चल रही हैं और हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश जारी रखेंगे कि उसे भारत वापस लाया जाए। तो वहीं अफगानिस्तान में हिंसा को लेकर भी भारत का पक्ष रखा। देखिए, हाल ही में अफगानिस्तान में हिंसा की बड़ी वृद्धि हुई है, इसीलिए हम युद्ध विराम कॉम्प्रिहेंसिव सीज फायर के अपने आह्वान को दोहराना चाहते हैं। जहां तक शांति प्रक्रिया का संबंध है, हमने हमेशा कहा है कि इसमें अफगान के नेतृत्व में होना चाहिए, अफगान
लेड होना चाहिए, अफगान ओन्ड होना चाहिए, अफगान कंट्रोल प्रोसेस होना चाहिए। और हमने ये भी दोहराया है कि पिछले 20 वर्षों में अफगानिस्तान में जो प्रगति हुई है उसको हमें सुरक्षित रखना चाहिए। तो इस विषय में हमारी ये पोजीशन जो है काफी क्लियर है। You all know, Government of India has been making all efforts to augment availability of vaccines in India, whether through enhanced production in the country or through supply from abroad. We remain engaged with US vaccine manufacturers like Pfizer, Moderna and Johnson & Johnson as part of this effort. We are separately also engaged with the US administration to ensure that necessary components and raw materials for vaccine manufacturing and production in India. कांग्रेस की पंजाब इकाई में चल रही कलह को दूर करने के मकसद से गठित समिति लगातार पार्टी नेताओं से मुलाकात कर उनकी राय ले रही है। कांग्रेस नेता हरीश रावत के मुताबिक पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह भी दिल्ली में इस समिति के सामने पेश होंगे और इस पूरे मामले पर क्या कुछ हरीश रावत ने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज हम लोगों ने सुबह तीनों मेंबर्स ने अंबिका सोनी जी से टेलीफोन पर बातचीत की, उनसे गाइडेंस ली और उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरी स्थिति पर कांग्रेस प्रेसिडेंट को पत्र भेज दिया है और अपनी व्यूज़ उसमें उन्होंने बता दी है। और उसके अलावा इकबाल सिंह जी आए थे, सीनियर लीडर हैं, मनीष तिवारी जी आए थे, फॉर्मर मिनिस्टर हैं, और कुछ और लोग भी आए थे, सीनियर लोग। मेनली आज हमने जो हमारे कैंडिडेट्स रहे थे 2017 के असेंबली में, उनसे बातचीत। देखिए, यही डिफरेंसेस को हम लोग नैरो डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि हम जो है एक यूनाइटेड फेस के साथ 2022 के चुनाव में जाए। तो कुछ नेतृत्व परिवर्तन की भी गुंजाइश है क्या? कुछ लोगों ने क्या इस तरीके की मांग करी हो? नहीं, ऐसे ही देखिए बहुत सारी बातें होती है। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी में सेंधमारी की है। आप के 3 विधायक गुरुवार को कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। भोलत के विधायक सुखपाल सिंह खैरा के साथ ही जगदव सिंह कमलू और पिरमल सिंह धौला भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने तीनों विधायकों को पार्टी में स्वागत किया है। कांग्रेस की पंजाब इकाई के ट्वीट के मुताबिक मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली रवाना होने से पहले विधायक सुखपाल खैरा और पूर्व नेता प्रतिपक्ष और आपके उनकी 2 सहयोगी विधायक मौर के जगदेव सिंह कमलू और भदौर के विधायक पिरमल सिंह धौला का पार्टी में स्वागत किया है। कांग्रेस की पंजाब इकाई में आपसी कलह को सुलझाने के लिए गठित 3 सदस्यीय समिति के साथ बैठक के लिए दिल्ली रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री ने तीनों विधायकों को पार्टी में शामिल कराया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले साल होने की उम्मीद है। ऐसे में चुनाव से पहले बीएसपी प्रमुख मायावती ने अपने 2 मजबूत नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इनमें विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधायक राम अचल राजभर हैं। खबर है कि पंचायत चुनाव में पार्टी के खिलाफ गतिविधियों को देखते हुए बसपा सुप्रीमो ने यह कार्रवाई की है। बीएसपी की तरफ से कहा गया है कि इन दोनों विधायकों को पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाएगा और भविष्य में इन्हें कभी भी कोई भी चुनाव बहुजन समाज पार्टी के नहीं लड़ाया जाएगा। फिलहाल शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को बहुजन समाज पार्टी के विधानमंडल दल का नेता बनाया गया है। गुड्डू जमाली विधानसभा मुबारकपुर जिला आजमगढ़ से लगातार 2 बार से निर्वाचित होते आ रहे हैं। तो उधर आज पंजाब में जगह जगह संयुक्त शिक्षक मोर्चा ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। अपनी मांगों को लेकर संयुक्त शिक्षक मोर्चा का आज गुस्सा फूट पड़ा। 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर फतेहगढ़ साहिब से है। जिला फतेहगढ़ साहिब के शिक्षकों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। शिक्षकों को ऑनलाइन कक्षाओं, बैठकों और प्रशिक्षणों, पुस्तकों के वितरण और प्रवेश गतिविधियों में गर्मी की छुट्टियों में भी शामिल करने के बाद भी उनके साथ न्याय नहीं किया गया। भेदभावपूर्ण एवं निजीकरण ऑनलाइन शिक्षा लागू करने का कड़ा विरोध आज यहां दर्ज कराया गया। और दूसरी तस्वीर फरीदकोट से है। यहां भी आज शिक्षकों ने पुरजोर विरोध किया। तीसरी और आखिरी तस्वीर भटिंडा से है।
यहां अध्यापकों ने शिक्षा मंत्री से वेतन आयोग की रिपोर्ट का प्रकाशन बंद करने और स्कूलों के निजीकरण को रोकने की मांग की है। आज पूरे पंजाब में शिक्षा मंत्री और सचिव के मूर्तियों को, पुतलों को फूंका गया है। कर रहे हैं कि पंजाब की सरकार ने सरकार बनने तो हुण तक पंजाब के लोगों नाल, पंजाब के अध्यापकों के नाल हर मोड़ के उत्ते धोखा किया। जे असी पंजाब के अध्यापकों ने पंजाब सरकार नूं ये जगाउण की कोशिश की कि जो तुसी चोणां दौरान वादे कीते सी वो वादे पूरे करो, तो पंजाब की सरकार ने उन्हां वादिਆਂ ਨੂੰ पूरे करने की बजाय साडी आवाज़ नूं बंद करने वास्ते अध्यापकों के उत्ते हर तरह का तशद्दद जारी रखा हुआ है। असी पिछले कई महीनों तो सांझे अध्यापक मोर्चे वालों अध्यापकों दीयां जिहड़ियां बहुत जायज़ मंगां है उन्हां दे उत्ते सरकार नूं बार-बार बेनती अपीलां करते आ रहे हैं। सारे ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਬਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਾਰਚ ਆਏ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ घट्टो घट्ट करोड़ रुपया उन्होंने मुआवजा देवे और जड़ियाँ लगातार भर्ती शुरू करे। फिजिकल के सारे सबजैक्टां दी इन्होंने की करता भी प्रमोशनां करती। एक फिजिकल सबजैक्ट है जिहड़ा उन्होंने उत्थे दी उत्थे खड़ा किया होया और हेठले काडर नूं डाइंग काडर दा देता, उपरों लैक्चरर काडर की प्रमोशन ही नहीं हो रही और इन्हां दे पीरियड घटाए, इन्हां नूं नाल दी नाल होर काम एक्सट्रा काम दिते जांदे आ। इहनूं 94वें विषय के तौर पर लागू करता 9वीं 10वीं ते, हालांकि यह जरूरी विषय, जे सेहत ठीक होगी तो बच्चा तां ही पढ़ सकता है। इस तरह जड़ियाँ होर बहुत मारू नीतियां सरकार दियां जड़ियां साड़ियां पे कमीशन लागू नहीं किया जा रहा, ड्राइंग दियां पोस्टां खत्म कीतियां जा रही, DA साडा जाम करता, 200 रुपया सानू जजिया टैक्स महीने का लिया जा रहा और इन्ना क तशद्दद कर रहा सरकार कर रही है और छुट्टियां फैसले ने वो अधिकारी द्वारा ले जा रहे हैं। ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਅਫਸਰ ਆ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਦਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ 3 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ कराने के लिए शिक्षा मंत्री का वादा याद कराने के लिए जैसे थे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का संघर्ष दिल्ली के बॉर्डरों पर जारी है और इधर पंजाब से किसानों के जत्थे लगातार दिल्ली की ओर रवाना हो रहे हैं। इसी कड़ी में बरनाला में भारतीय किसान यूनियन डकौंदा के साथ जुड़े किसानों और महिलाओं का काफिला संयुक्त किसान मोर्चे के नेता मंजीत सिंह धनेर के नेतृत्व में दिल्ली के टिकरी बॉर्डर की ओर रवाना हुआ। इस मौके पर धनेर ने कहा है कि दिल्ली के बॉर्डरों पर किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। किसान कृषि कानूनों को रद्द करवाए बिना वापस नहीं आएंगे। ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਯੂਪੀ ਆ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਜੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਭਾਵੇਂ 2024 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। 2024 ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਊ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੁੱਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹਨੇਰੀ ਆ ਉਹ ਕੁੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਉਂਦੀ ਆ ਪਰ ਲੋਕ ਫੇਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਦੇ। फतेहगढ़ साहिब जिले में सुरभि मलिक ने गुरुवार को बतौर डिप्टी कमिश्नर पद संभाल लिया है। पद संभालते ही पहले उन्होंने गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब और गुरुद्वारा श्री ज्योति स्वरूप गुरुद्वारे में आशीर्वाद लिया। वहीं जिले में पहले रही डीसी अमृत कौर गिल को नए जिला मलेरकोटला की डीसी नियुक्त कर दिया गया था और इस अवसर पर डीसी सुरभि मलिक की ओर से पदभार संभालते समय एसएसपी अमनीत कौंडल, एडीसी अनुप्रीता जौहल और एसडीएम डॉक्टर संजीव कुमार बसी पठाना, एसडीएम जसप्रीत सिंह खमानो और एसडीएम अरविंद कुमार गुप्ता, एसडीएम अमलोह आनंद सागर शर्मा, एसपी हरपाल सिंह, डीएसपी हरदीप सिंह बंडगूर और डीएसपी पृथ्वी सिंह चाहल समेत समूह तहसीलदार मौजूद रहे।
ਅੱਜ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਧੰਨ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚੀਫ ਐਡमिनिस्ट्रेटर पटियाला डेवलपमेंट अथॉरिटी से पटियाला पोस्टल से। यूपी में प्रस्तावित दौरे पर गोंडा पहुंचे प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र कुमार सिंह ने बांध का निरीक्षण किया। भिखारीपुर, सकरौर और एले परसौली बांध पर करोड़ों की लागत से चल रही 2 परियोजनाओं का बारीकी से निरीक्षण भी करके अधिकारियों को पूरा करने के निर्देश दिए और इसके साथ ही मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि मरम्मत कार्यों में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश में जो बाढ़ बचाव का कार्य चल रहा है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि उत्तर प्रदेश की जनता को बाढ़ से किसी प्रकार की कोई समस्या ना आने पाए। इसके लिए हम उत्तर प्रदेश का प्रवास कर रहे हैं, जिसमें अभी तक 9 जिले का प्रवास हो चुका है। आज मैं गोंडा में हूं, यहां से मैं बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, संत कबीर नगर, देवरिया को सभी जिलों का मैं दौरा करूंगा। और आज यहाँ पर जो सबसे सेंसिटिव पॉइंट है सकरौल भिखारीपुर, जिसको आप जानते हैं, वहाँ पर मैं पिछली बार बड़ी अच्छी परियोजनाओं को स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। उन कामों को अभी मैंने देखा है और ड्रेजिंग का भी काम हो रहा है, जिसमें धारा परिवर्तित का चैनलाइजेशन का एक बड़ा काम है 7 किलोमीटर के, उसको भी मैं अभी निरीक्षण करके आया हूं। इन दोनों परियोजनाओं को पूर्ण होने पर निश्चित रूप से हमारे इस क्षेत्र की जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी और जो बाढ़ में डरते रहते हैं लोग, उस डर के भय से इनको मुक्ति प्राप्त होगी और अच्छे ढंग से लोग रह पाएंगे। इसका निरीक्षण मैंने किया है, अभी कुछ काम पीछे है, उनको जल्दी से जल्दी काम पूरा करने के लिए निर्देशित किया है और काम में किसी प्रकार की कोई लापरवाही होगी तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अक्सर मंत्री जी देखा जाता है कि आपके द्वारा निरीक्षण भी किया जाता है और सख्त निर्देश दिए जाते हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कमियां खामियां निकल कर आती हैं, जो काम समय से पूरा नहीं होता है, नहीं किया जाता है। तो ऐसे में क्या इस बार आपका रवैया क्या रहेगा? देखिए, निश्चित रूप से मैंने आज एकदम स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि बरसात से पहले काम पूरा होना चाहिए और किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही होगी तो बहुत तगड़ी। उत्तर प्रदेश में 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है और ऐसे में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा है कि 12वीं कक्षा के लिए 10वीं और 11वीं के अंक के औसत का अंकन अंकपत्र में होगा। अगर 11वीं की परीक्षा नहीं दी होगी तो जो 12वीं में जो प्री बोर्ड हुआ है उसे जोड़कर अंकन होगा। और क्या उन्होंने कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक होकर पूरा समग्र चिंतन के बाद, चूंकि जो हमारा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड है ये दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है जहां बच्चे एक साथ इतने बड़ी संख्या में बैठते हैं, 56 लाख से ऊपर। आज इनकी परीक्षाओं के संबंध में जितनी भी तैयारी थी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश जो माध्यमिक शिक्षा परिषद हमारा प्रयागराज है हमने पूरी करी थी। 30% से कम पाठ्यक्रम के आधार पर हमने प्रश्न पत्र भी बनाए थे और 1.5 घंटे की परीक्षा हो इस प्रकार का हमने निर्धारण भी किया था। और विभिन्न जिलों का जो हम लोग परीक्षण कर रहे थे उसकी रिपोर्ट हमारे आनी बाकी थी। हमने जो अपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड के बारे में निर्णय करने की आधार रखा, उसकी सारी जो विषय वस्तु आज की जो मनोभावना थी कि सबकी सुरक्षा प्रथम है, विद्यार्थी की, अध्यापक की और अभिभावक की, उसके आधार पर आज हमने चिंतन मनन किया। और हाई स्कूल में जो हमने तय किया था कि हाई स्कूल में जो हमारा विद्यार्थी को हम अंकन की प्रक्रिया अपनाएंगे वो ये होगी कि 9th में उसने जितने अंक प्राप्त किए हैं वो, और जो हाई स्कूल बोर्ड में जो प्री बोर्ड में उसको जो अंक मिले हैं वो, उन दोनों को जोड़कर जो उसका औसत होगा उसके आधार पर हम हाई स्कूल में उसको पास करने का फॉर्मूला हमने तय किया। अगर मान लें प्री बोर्ड नहीं हुआ है और प्री बोर्ड नहीं हुआ है या उसके पास 9th के अंक नहीं हैं, दोनों में से दोनों अंक नहीं हैं, तो सिंपल प्रमोशन की प्रक्रिया हम हाई स्कूल में अपनाएंगे। इसी तरीके से हमने इंटरमीडिएट में 12वीं कक्षा में ये रखा है कि जो विद्यार्थी ने हाई स्कूल में जो अंक प्राप्त किए हैं वो, और जो उसने फर्स्ट ईयर में अंक प्राप्त किए हैं वो, हम पहले उन दोनों को जोड़ेंगे। उनका जो औसत होगा वही उनके अंक पत्र में उसका अंकन होगा अंक के रूप में। अगर कहीं पर फर्स्ट ईयर की परीक्षा मानिए पिछली बार प्रमोशन हुआ होगा उसने नहीं दी होगी तो उस परीक्षा के स्थान पर, फर्स्ट ईयर के अंक के स्थान पर जो प्री बोर्ड इंटरमीडिएट में हुआ है उसको हम जोड़कर फिर उसका अंक।
गाजियाबाद के मोदी नगर थाना क्षेत्र के कदराबाद में स्थित विकास नगर इंडस्ट्री एरिया में गुरुवार की दोपहर एक केमिकल फैक्ट्री में भयानक आग लग गई और आग लगने के बाद फैक्ट्री में मौजूद मालिक समेत 4 लोग झुलस गए, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम और पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका और इसकी जांच अभी की जा रही है। यह भी सूचना मिली थी कि जैनसिंगगंज के पीछे कादराबाद में फैक्ट्री में आग लगने की सूचना केमिकल की में, तो तत्काल मैं गाड़ी लेकर यहाँ पहुँचा हूँ और ये पेंट और अन्य कोई केमिकल है उसकी फैक्ट्री है और इसको फॉर्म डाल के हमने तत्काल बहुत जल्दी शीघ्र कार्रवाई में, आप मौके पे थे, आपने देखा होगा, बहुत अच्छी तरीके से आपको बुझा दिया। इससे हमारे आने से पहले ही इसमें पटियाला के सनौरी अड्डा इलाके में 600 गज में बन रही एक बिल्डिंग का लिंटर गिरने से 4 मजदूर दब गए, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। इस मौके पर आसपास के लोगों ने बताया कि यह बिल्डिंग अवैध रूप से बनाई जा रही है और उसका नक्शा भी पास नहीं हुआ है। फिलहाल हादसे में घायल मजदूरों का इलाज जारी है और पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। कितनी लेबर लगी थी अंदर? हम नीचे 4 जने थे। 4 जने थे। कितने दिन से काम कर रहे थे यहाँ? 1 हफ्ते से। अभी आप भी दब गए थे नीचे? कितने साथी और थे आपके साथ में? मेरे साथ 4 जने थे। 4 जने थे। किसी को चोट वगैरह तो नहीं लगी? चोट एक जने को लगी है, वो अस्पताल गया हुआ, अभी एक दबा। ऐसे लवे लग रहे, भज्जे आई रोटी खांदे जी। अचानक डिग्गी है। फोन करते हैं। की किन्ने लोग काम कर रहे थे अंदर? नहीं पता जी किन्ने मजदूर लगे हुए? मटीरियल ते करके एक्सीडेंट आज ही पाया सी रेता? ਇਹ ਵੀ ਪਾਣ ਲਗਾ। अच्छा, हजे होर लग रहा भी गिरने वाला? ठीक है। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀ, ਲੈਂਟਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਲੈਂਟਰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਉਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਨਵਾਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਬੰਦੇ ਦਬ ਗਏ ਸੀਗੇ। कितने मजदूर दबे थे? ਇਹ 3 ਦੱਸਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਜਾਇਜ਼ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਦੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਰਟੀਆਈ ਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਕਢਵਾ ਲਓ, ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੇਅਰ, ਐਮਸੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਨਜਾਇਜ਼ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਦੀਆਂ पईਆਂ, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। आज ਉਹਦਾ खनवाता। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां मथुरा के बलदेव क्षेत्र के पुलिस को उस समय सफलता मिली है जब पुलिस ने यमुना एक्सप्रेसवे पर कार की लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 लुटेरों को धर दबोचा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया है कि थाना बलदेव क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसवे पर बियर की 700 पेटी लेकर जा रहे एक ट्रक को 3 आरोपियों ने तमंचों के बल पर लूट लिया था और इसके बाद पुलिस की ओर से टीम गठित कर आरोपियों की तलाश जारी थी। लेकिन गुरुवार को पुलिस को उस समय सफलता मिली जब पुलिस ने संस्कृत विद्यालय के पास 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उन्हें उचित कार्रवाई के बाद जेल भेज दिया। जनपद मथुरा के थाना बलदेव क्षेत्र में 31 मई की रात्रि को एक्सप्रेसवे के ऊपर 3 मोटरसाइकिल सवारों द्वारा एक बियर की पेटी से भरे ट्रक को ड्राइवर को बंधक बनाकर लूट लिया गया था। घटना की सूचना प्राप्त होते ही थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था, टीमें रवाना की गई थी। इस घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है। 3 मेंबर के गैंग को अरेस्ट किया गया, जिसमें श्याम सुंदर, जतिन व पुष्पेंद्र शामिल हैं। श्याम सुंदर, जिसके ऊपर लूट व अन्य मुकदमे दिल्ली से 6 मुकदमे पहले से पंजीकृत हैं, इस घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। घटना में लूटा गया ट्रक व उसमें 700 पेटी बियर भी बरामद की गई है। इसके अतिरिक्त कैश और अवैध असला भी बरामद हुआ है। हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों का बीमा कराने की समयावधि 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। अब इच्छुक किसान इस निर्धारित तिथि तक अपनी खरीफ फसलों का बीमा करवा सकते हैं और कृषि उप निदेशक बलवंत सिंह ने बताया है कि इस योजना के तहत खरीफ फसल सीजन में किसानों को धान के लिए 706 रुपए, मक्का के लिए 353 रुपए, बाजरा के लिए 332 रुपए और कपास के लिए 1713 रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रीमियम देना होगा। इस प्रकार फसल की बीमित राशि धन के लिए 35,287 रुपए, मक्का के लिए 17,643 रुपए, बाजरा के लिए और 16,604 रुपए और कपास के लिए और 34,249 रुपए प्रति एकड़ निर्धारित की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक है। यदि कोई ऋणी किसान इस योजना में शामिल नहीं होना चाहता है तो उसे 24 जुलाई तक अपने संबंधित बैंक के इस संबंध में
आवेदन करना अति आवश्यक होगा, अन्यथा संबंधित बैंक किसान की फसल अनुसार बीमा करने के लिए अधिकृत होंगे। देखिएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2021 है। इसमें यदि कोई किसान भाई लोन ले रखा है तो लोनी फार्मर की ऑटोमेटिकली ही जो नोटिफाइड 4 क्रॉप्स हैं उनका बीमे की प्रीमियम काट के बीमा कंपनी को बैंक भेज देता है। लेकिन जो किसान भाई बीमा जो उन्होंने पर किसी भी बैंक से कोई लोन नहीं ले रखा है, फसल या लोन या केसीसी वगैरह नहीं है, तो वो 31 जुलाई से पहले अपने निकटतम CSC पे जाके वैध दस्तावेज जमा करवा के वो अपनी फसल का बीमा करवा सकता है। इसके लिए जो निर्धारित फीस है वो जमा की जाएगी और जो 4 फसलें हैं उनका जिनका नोटिफाइड हुई है, जैसे कि धान है, कपास है, बाजरा है, मक्का है, इन फसलों का बीमा होगा। कि जल भराव है, आसमानी बिजली से आग लगना है, लैंडस्लाइडिंग है और जो फसल कटने के बाद पड़ी रह जाती है उसके अंदर कोई भी आपदा आती है, जैसे बारिश वगैरह या कोई तूफान आ जाता है तो देखिए, सरकार ने जो योजना चलाई है फसल बीमा की, ये बहुत ही अच्छी स्कीम है और बड़ी प्रसन्नता की बात है। 31 जुलाई तक इसकी डेट बढ़ा दी गई है, तो जो किसान इसको नहीं कर पाए, अपनी फसल का बीमा नहीं कर पाए, तो वो अब करा सकते हैं। उनको राहत मिली है इस बात की और बहुत ही अच्छी योजना है। इससे जो प्राकृतिक आपदा आ जाए तो उसकी भरपाई आसानी से सरकार कर देती है, किसान को नुकसान नहीं होता। आने वाले समय में फसल का जो है ना अपना भविष्य निश्चित हो जाता है, उसकी तरफ से कोई चिंता वाली बात नहीं रहती। और हम इस बात के लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो तारीख बढ़ा। प्रधानमंत्री जी ने जो फसल बीमा योजना चलाई है जी, इससे किसान को बहुत लाभ मिलता है और जो आगे तारीख बढ़ाई है 31 जुलाई, जो किसानों के लिए बीमा नहीं हुआ है वो आगे करा सकते हैं और इसका लाभ भी मिलेगा। और तारीख बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री हरियाणा के हिसार में आने वाली 29 और 30 को मानसून हरियाणा पंजाब में पहुंच जाएगा और 20 जून के बाद हरियाणा में परिमल की बारिश शुरू हो जाएगी और जिससे आम लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी और किसानों को बारिश से खेती की फसलों में लाभ भी पहुंचेगा। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर ML कीचड़ ने बताया है कि मई माह में 6 से 7 विक्षोभ आए थे और जिसके कारण तापमान में काफी गिरावट आई थी। तापमान में गिरावट का असर हरियाणा पंजाब में देखने को मिला था और उन्होंने बताया कि वे भारत मौसम विभाग के दिशा निर्देशों पे काम कर सकते हैं और इसके तहत नई गाइडलाइन आई है। 2 और 3 जून को मानसून देखने को मिल सकता है और इसके बाद तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और 29 से 30 जून तक मानसून पूरे तरीके से हरियाणा पंजाब में आएगा। मई में लगभग 6 से 7 पश्चिमी विक्षोभ देखने को मिले हैं और साथ में ताउते भी आया, साथ में यास साइक्लोन भी आया जो सीवियर साइक्लोन थे दोनों तटों पर, हमारे गुजरात साइड में भी उड़ीसा साइड में भी, दोनों तट अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में। उन सब का प्रभाव इस मई में दिखाई दिया है, जो कि आमतौर पर ऐसा इतना नहीं होता कि इतने ज्यादा तापमान में गिरावट देखने को मिले। एक दिन 28 डिग्री टेम्परेचर भी आ गया था हमारा, तो ये आमतौर पर नहीं होता, परंतु इस महीने में ये पश्चिमी विक्षोभ की ज्यादा आना, ताउते यास साइक्लोन का, क्योंकि हमारे से ताउते और यास दोनों दूर है, साइक्लोन हम तटों से समुद्र से काफी दूर है यहाँ, परंतु उनकी नमी वाली हवाएं हमारे तक भी आती है और उसका प्रभाव बाद में हमें देखने को मिलता है जब वो तट से टकरा जाता है और कमजोर हो जाते हैं। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज,
इन चैनल नंबर पर। लखनऊ से लेकर मध्य प्रदेश के राजगढ़ के चाटूखेड़ा गांव में एक अफवाह पर मंदिर के बाहर काफी संख्या में लोग इकट्ठे हुए और कोरोना नियमों का उल्लंघन किया। पूरी घटना पर जानकारी देते हुए एसपी ने बताया कि 4 आयोजनकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। वहां माइक के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है कि इस तरह के अंधविश्वास में यकीन न करें। ये कल चाटूखेड़ा जो खुजनेर थाना अंतर्गत एक बड़ा गांव है, वहां से सूचना आई थी कि कुछ महिलाएं यहां पर एकत्रित हो रही हैं। वहां पर इस तरह का अंधविश्वास किया जा रहा था कि कुछ महिलाओं के द्वारा पानी छिड़का जा रहा था गांव की महिलाएं के ऊपर। जैसे ही इसमें सूचना प्राप्त हुई थी, तत्काल थाना प्रभारी और तहसीलदार मौके पर पहुंचे, डिस्पर्स किया। इसमें जो आयोजन करता है, महिला जो इसमें शामिल है, उन चारों के विरुद्ध एफआईआर करी गई है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत। साथ ही आज सुबह से हमने वहां पर एक फिक्स पॉइंट बनाया है जो माइक के माध्यम से लोगों को अवगत करा रहा है कि इस तरह के अंधविश्वास में यकीन ना करें और अगर इस तरह की कोई भी अंधविश्वास की बातें फैलाता है तो उसके संबंध में सूचना करें, जिससे तत्काल उसके विरुद्ध भी एफआईआर की जा सके। कौन कौन सी धाराओं में मामला दर्ज? इसमें एक तो 188 जो मध्य प्रदेश में भोपाल के गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में अपनी मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी रही। महासचिव डॉक्टर शुभम ने बताया कि सरकार का रवैया पहले दिन जैसा ही है और बातचीत की कोई पहल नहीं की गई है। सरकार हमसे बात करे, नहीं तो आंदोलन चलता रहेगा। आज जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा जो आंदोलन है इसका आज चौथा दिन है, परंतु आज भी सरकार की तरफ से जो रवैया है वो पहले दिन के मुताबिक ही है। अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है, ना ही ऐसी कोई पहल की गई है कि सरकार हमसे बात करना चाहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी अभी भी गुहार है कि हमारे पास आएँ, हमसे बातें करें। माननीय विश्वास सारंग जी से हमारी गुहार है कि हमसे आएँ और हमसे बातें करें, हमारी मांगों का किसी न किसी तरीके से निराकरण करें। नहीं तो ये आंदोलन ऐसी तरह चलता रहेगा और मरीज परेशान होते रहेंगे, जो कि हम नहीं चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। हरियाणा के अंबाला सिविल अस्पताल में उस समय मरीजों की परेशानियां बढ़ गईं जब महिला डॉक्टरों ने मरीजों को देखने से इंकार करते हुए अपना कमरा छोड़कर चली गई। इस दौरान मरीजों की परेशानी को देखते हुए अन्य डॉक्टर को इमरजेंसी से बुलाकर लोगों की जांच शुरू की गई और मरीजों ने कहा कि महिला डॉक्टर का रवैया अच्छा नहीं था और मरीज इस संबंध में शिकायत देने सीएमओ को शिकायत देने पहुंच गए। मरीजों के विरोध को बाद अब अन्य डॉक्टरों का भेजा गया है और मरीजों ने आरोप लगाया है कि महिला डॉक्टर का अच्छा व्यवहार भी नहीं था। देखने के लिए आया था। हाँ जी। तो यहाँ पे पेशेंट थे तो मैं देख लेता हूँ। बेसिकली मेरी ड्यूटी अभी फिलहाल यहाँ पे नहीं है, इमरजेंसी में है, तो आइस के पेशेंट को देखने आया था। तो यहाँ पे पेशेंट से तो मैं देख रहा हूँ। मेरे को उनका मैडम का कोई आइडिया नहीं है कि चलेंगे या नहीं चलेंगे। मैम की ड्यूटी थी या नहीं? मैम की ड्यूटी यहाँ पे है। सर कितने से लेके कितने बजे तक ड्यूटी होती है? मोस्ट ऑफली जो मेरी नॉलेज है वो 9 से 3 है उनकी ड्यूटी। बाकी तो आपको ऑफिस से पता चलेगा उनके टाइमिंग्स क्या दिए मैम ड्यूटी पे। उन्होंने चेक किया मेरे को कंप्यूटर में, कहता जी आपकी दोनों आंखों की नज़र नहीं आ रही है, आपको शायद मोतिया नज़र आ रहा है। मैं अंदर गया मैडम के पास दोबारा, वो कहती है आपको कहा है बाहर बैठो। मैं कहा जी उन्होंने बाहर से अंदर भेजा मेरे को, कहा कि आपको मोतिया नज़र आ रहा है इसलिए आप अंदर डॉक्टर को चेक कराओ। कह रही ऐसे थोड़ा कर देंगे, कुछ मोतिया का कुछ कर देंगे। फिर उन्होंने 11 नंबर कमरे में भेज दिया मेरे को, उन्होंने नंबर का चश्मा लगा दिया। मैंने कहा मैडम ये चश्मा यहाँ से मिलेगा या बाहर से? कह रही आपको समझ तो आ नहीं रही किसी चीज़ की, आपको क्या कर रहे हो यहाँ पे? मैं कहा जी मेरे को आप बताओगे तभी मैं बताऊँगा ना क्या करना है यहाँ पे। तो करिए अगर आपका 70 के पहले का जन्म है तो आपको चश्मा यहाँ से मिलेगा, नहीं तो बाहर से मिलेगा। इतनी बात नहीं समझ आ रही। मैं कहा आपने मेरे को ये थोड़ा बताया। हरियाणा के पलवल में 2,32,000 लोगों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया जा चुका है। जिला सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदेव सिंह ने बताया है कि पलवल जिले में 70 स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीनेशन का यह कार्य सुचारू रूप से किया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि पलवल जिले में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है। जिला सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने कहा है कि कोविड वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। वैक्सीन को लेकर लोगों में संतोष और विश्वास भी है। युवाओं में वैक्सीनेशन को लेकर जोश भरा हुआ है। जिले में सामाजिक संगठनों, एसोसिएशन और एनजीओ वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़कर रुचि दिखा रहे हैं।
मेरा नाम नरेश है। मैं प्रूरदाल आर्य हॉस्पिटल में सर्विस करता हूं। मेरी सभी से अपील है कि कोविड का इंजेक्शन सभी लगवाएं, क्योंकि मैंने सेकंड डोज मैं भी लगवा चुका हूं। इससे बहुत फ़ायदे हैं। बीमारी से बचोगे, कोविड से बचोगे। आप सभी से बार बार मैं अपील करता हूं, कोई बगैर इंजेक्शन के न रहे, सभी अपना इंजेक्शन लगवाएं। सरकार इसकी पूरी निःशुल्क सुविधा दे रही है। 18 से 45 इनका टीकाकरण चल रहा है। अभी तक हम लगभग 2 लाख और 32,000 लोगों तक पहुंच चुके हैं टीकाकरण के लिए। अच्छी बात यह है कि कोई गंभीर एडवर्स इफेक्ट अभी तक नहीं आया है सामने, और लोगों के अंदर इसको लेकर संतोष भी है और वैक्सीन को लेकर विश्वास भी है, और लोगों में एक जोश भी है वैक्सीनेशन करवाने के लिए। स्वयंसेवी संस्थाएं, NGOs, इस प्रकार के सब लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के कर्मी भी इस बात से काम को लेकर संतुष्ट है कि वो जो काम कर रहे हैं वो उससे लोगों में अच्छा मैसेज जा रहा है और लोगों में संतुष्टि है। अभी तक जो वैक्सीनेशन की जा रही है उसमें अलग अलग फेजेस में की गई। अभी हम दिव्यांगों के लिए लगातार प्रयासरत हैं कि ज़िले में कोई भी दिव्यांग हो उनके लिए हर PHC CHC पर आउट ऑफ टर्न उन्हें कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, सुविधा उपलब्ध है। और इसके अलावा हमारी जो एम्बुलेंस सर्विस भी उन्हें घर से पिक एंड ड्रॉप करेगी अगर कोई दिव्यांग चाहे। कोरोना वैक्सीन को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में किस कदर अफवाह फैली है, इसका जीता जागता उदाहरण यूपी के इटावा में देखने को मिला। यहां के इकदिल इलाके में एक बुजुर्ग महिला वैक्सीन लगवाने के डर से घर में रखे एक ड्रम के पीछे छिप गई, और दरअसल कोरोना का टीका लगवाने से डरे लोगों को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन की टीम हेल्थ वर्कर्स के साथ गांव-गांव घूमकर लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसी दौरान जब डॉक्टरों की टीम बुजुर्ग महिला के घर के पास पहुंची तो वह भागकर घर में चली गई, और हालांकि हेल्थ वर्कर्स बुजुर्ग महिला के पास गए और उन्हें बाहर लेकर आए और काफी समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं मानी। टीका लगाने से डरी उस महिला का गलतफहमी है कि टीका लगवाने से बुखार आते हैं और फिर आदमी मर जाता है। बता दें कि कोरोना के टीके को लेकर गांवों में बहुत तरह की अंधविश्वास हैं, और जिसकी वजह से लोग टीका लगवाने का विरोध कर रहे हैं। बाराबंकी जिले में तो टीका लगवाने से डर से कई लोग सरयू नदी में कूद गए थे। वही जिंदगी मिल रही है कि हॉस्पिटल जा रहा है जिंदा रह रहा है मुर्दा, वही जिंदगी मिल रही है। वैक्सीन से मर रहा है लोग। जी हाँ, वैक्सीन से मर रहे हैं लोग। उसी से जा रहे हैं। जी नहीं, कोरोना तो एक साजिश है। कोरोना एक साजिश है। हाँ। शादी और पार्टियों में शाही भोज खिलाने वाले कर्मचारियों के आज खुद के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। फरीदाबाद में होटल, रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हॉल में काम करने वाले लाखों लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। सरकार ने अनलॉक प्रक्रिया में धीरे धीरे हर वर्ग को छूट देनी शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक होटल रेस्टोरेंट की ओर ध्यान नहीं दिया है, जिसके चलते होटल रेस्टोरेंट के साथ सीधे और बाहर से जुड़े हुए करीबी लाखों कर्मचारियों पर रोजी रोटी का संकट गहराया हुआ है। वहीं इसके लिए होटल रेस्टोरेंट मालिकों ने सरकार से अपील की है कि अब बेशक शर्तों के साथ ही सही, लेकिन उन्हें होटल रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति दी जाए। वहीं होटल रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हॉल्स इंडस्ट्री से जुड़े अन्य मालिकों ने कहा कि वो सरकार की हर गाइडलाइन के साथ अपने अपने काम धंधे खोलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनके साथ जुड़े कर्मचारी भुखमरी के कगार तक पहुंच गए हैं, और जिनमें डीजे वाला, फूल वाला, डेकोरेटर और बैंड वाला, घोड़ा बग्घी वाला अन्य शामिल हैं कई लोग। हम यहाँ पर जो होता है कि धन्यवाद करें, CM साहब ने हमारे काफ़ी कुछ खोल दिया है, दुकानें भी खोल दी हैं, फैक्ट्री भी खोल दी है और सारे इंस्टीट्यूशन भी खोल दिए, लेकिन हमारा जो रेस्टोरेंट्स और बैंक्वेट्स है ये नहीं खोले हैं। तो इसके लिए हमारा स्टाफ और हमारे जो कंसर्न आदमी है वो बहुत परेशान हैं, और ये सारे इकट्ठे हो गए हैं कि जी आपने कहा था कि तब तक हम अंदाज़ा लगा रहे थे कि चलो 1 जून से शुरू हो जाएगा। तो अब ये कुछ लोग वहाँ बंगाल के हैं तो कुछ महाराष्ट्र के हैं, तो ये अब एक बार चले जाएंगे तो हमारा जो डिपार्टमेंट है वो हर चीज़ की ट्रेनिंग के बाद आता है। कुक्स भी ट्रेनिंग करके आते हैं, मैनेजर्स भी ट्रेनिंग करके आते हैं, तो ये आराम से नहीं मिलता है कि हम यहाँ से चले जाएँ 17 सेक्टर के उस पर चौक पर वहाँ अवेलेबल मिल जाती है। तो हम बड़े परेशान हैं कि एक तो फाइनेंशियली हम बड़ा ख़राब हो चुके हैं। इन लोगों को जितना एडवांस दे चुके थे दे दिया, अब ये कहते हैं कि फिर हम जाएं। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार ने जिस तरह से हर जगह को खोला है और अब केसेस भी
भगवान के हिसाब से थोड़ा सा कम है। तो हम लोग पहले ही बहुत ध्यान रखा है इस बात का, सैनिटाइजिंग का। आप लोग सब जानते हैं कि हमारे जितने भी हरियाणा में रेस्टोरेंट्स हैं छोटे बड़े, बैंक्वेट्स हैं, अब पीछे 30 आदमियों की इन्होंने पार्टी शुरू। मेरा फूल का काम है जी, होटल आशीर्वाद में फूल का काम है जी। पिछले 2 महीने से सारा काम बंद हुआ पड़ा है और उसके बावजूद हमें परेशानी बहुत हो रही है, खर्चे तक के भी लाले पड़ रहे हैं और बिल्कुल काम बंद हुआ पड़ा है। 2 महीने से कुछ भी काम नहीं है, होटल बंद हो गए, काम सारा चौपट हो गया, कुछ भी। और 2 महीने से सारा काम बंद पड़ा है और 3 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था। जो मैंने पैसा था, जो कर्जा उठा के मेरा सारा पैसा एक्सीडेंट पे लग गया था। अब इस टाइम मेरे पास खाने के भी लाले हो रखे हैं और सरकार से निवेदन है कि मेरा जो काम चलता है वो आशीर्वाद होटल से ही चलता है और आशीर्वाद होटल बंद की वजह से मेरा सारा काम बंद है। यानी कि होटल और रेस्टोरेंट अब खोल दिए जाएं? हाँ, खोल दिए जाएं ताकि हमारा काम चालू हो, हमें खाने की कोई दिक्कत ना हो, पीने की कोई दिक्कत ना हो। सरकार से निवेदन है। जैसे फोटोग्राफर हूँ मैं, 3 पीढ़ियों से फोटोग्राफी का काम कर रहा हूँ, लेकिन इस पेंडेमिक दौर में हम लोग आकर के बहुत परेशान हुए हैं। जैसा कि आपको पता ही है, फोटोग्राफर एक मीडियम क्लास फैमिली से होता है और बहुत स्वाभिमानी होता है, तो हम लोग किसी से कोई मदद भी नहीं मांग सकते हैं और खर्चा पानी चलाने के लिए बहुत परेशानी हम लोग इस टाइम झेल रहे हैं, हमारे साथी लोग भी झेल रहे हैं। मैं फरीदाबाद इनकम टैक्स बार में भी फ़ोटोग्राफी करता हूं और डिस्ट्रिक्ट टैक्स बार में भी परमानेंट फ़ोटोग्राफर हूं। तो मेरा इनका अच्छा काम था, मेरा जो फोटोग्राफी का मेरा अच्छा निकल जाता था और मेरे नीचे वाले लोगों का भी अच्छा काम निकल जाता था। तो बहुत से लोगों की रोज़गार इसके ऊपर डिपेंड है। तो मैं चाहता हूं सरकार हमारी तरफ भी थोड़ा ध्यान दे और किसी तरीके से करके इसको खोला जाए और फोटोग्राफी दोबारा से हम लोग कर पाएँ और अपनी आजीविका चला पाएँ। देश की प्रमुख सरकारी बैंकिंग संस्था SBI ने अपनी एक रिपोर्ट में कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी दी है। बैंक ने अपना ताजा इकोरैप रिपोर्ट में कहा है कि अगर भारत तीसरी लहर के लिए तैयार करता है तो हम गंभीर मामलों की संख्या को कम कर सकेंगे, जिससे मौतों की संख्या भी कम होगी। और इसके साथ ही इस रिपोर्ट में कहा गया है कि तीसरी लहर 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, इसलिए बच्चों की वैक्सीनेशन की तैयारी कर उसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और SBI ने बताया है कि देश में 12 से 18 साल की उम्र के 15 से 17 करोड़ बच्चे हैं। इनके लिए सरकार को विकसित देशों की तर्ज पर वैक्सीन खरीदने की रणनीति और एडवांस करनी पड़ेगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से रूसी कोविड वैक्सीन स्पुतनिक वी बनाने की अनुमति मांगी है। SII ने टेस्ट एनालिसिस और एग्जामिनेशन के लिए भी आवेदन किया है। अगर इजाजत मिल जाती है तो कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी SII स्पुतनिक वी का भी प्रोडक्शन करेगी। फिलहाल भारत में स्पुतनिक वी का निर्माण डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज द्वारा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना की हर रोज 3 लाख से ज्यादा टेस्ट की बावजूद संक्रमितों की संख्या में तेजी से कमी आ रही है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 3,40,000 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। इस दौरान 1,268 संक्रमित मिले हैं, जबकि 108 लोगों की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश के दैनिक मरीजों की संख्या में 24 अप्रैल को आए 38,055 मरीजों को पीक स्थिति के 96.7% की गिरावट आ चुकी है। बीते 24 घंटों में 4,260 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं और इस तरह अब तक कुल 16,41,000 प्रदेशवासी कोरोना से मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ कोरोना टेस्ट कराने वाला देश का इकलौता राज्य है और यह प्रदेश सरकार की टेस्ट ट्रैक और ट्रीट की नीति का ही परिणाम है कि 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 25,500 हो रही है। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या घटकर के 25,546 रह गई है, जो हमारे पीक नंबर 3,10,783 के तुलना में 91.8% कम है। 91.8% का ड्रॉप देखा गया है एक महीने 3 दिन के अवधि में। अब तक संक्रमण के पश्चात 16,48,771 व्यक्ति उपचारित होकर स्वस्थ हो चुके हैं और रिकवरी का प्रतिशत प्रदेश में अब 97.3
3% हो गया है। कल पोर्टल पर संक्रमित व्यक्तियों में से 108 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। विगत 24 घंटों में 3,40,411 सैंपल्स की जांच हुई और इसके साथ अब प्रदेश में कुल मिलाकर 5,04,05,030 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। जो ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट है प्रदेश का वो इस समय 3.4% चल रहा है। इसकी कार्रवाई निरंतर चल रही है। अब तक 2,91,386 इलाकों में 6,42,137 टीम दिवस के माध्यम से 3,56,71,279 घरों का सर्वेलांस किया जा चुका है और इनमें रहने वालों की संख्या 17 करोड़। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गंवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। और वैक्सीन लगाने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने काफी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर, और मैं सबसे यही कहूँगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए और उसमें कोई भी ऐसा दर्द या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया है जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। comin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। खबरनामा, खबर से असर तक, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मणिपुर से दिल्ली में आए यहूदी समुदाय के 40 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सभी लोग इजराइल के लिए फ्लाइट पकड़ने वाले थे। सोमवार को इजराइल के लिए अपनी उड़ान में सोमवार सवार होने से ठीक एक दिन पहले इन्होंने दिल्ली में कोरोना की जांच कराई थी। ये लोग राष्ट्रीय राजधानी के करोल बाग इलाके में एक होटल में ठहरे हुए थे। सभी मरीजों को गुरु तेग बहादुर कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया गया और इन सभी लोगों में से केवल 3 लोग ही ऐसे हैं जो हिंदी बोल पाते हैं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि इन सब लोगों में बच्चे, शिशु, महिलाएं हैं और ये हिंदी नहीं समझते हैं। उनमें से केवल 3 ही हमारी भाषा समझते हैं। मैंने उनमें व्यक्तिगत रूप से बात की है और उन सभी को अच्छी देखभाल की जा रही है। 31 तारीख को पहले भी हमारे पास 40 पेशेंट्स आए थे और जिसमें से 6 LNJP रेफर कर दिए गए थे। आज फिर हमारे को DM ऑफिस से इंफॉर्मेशन आई थी कि अप्रॉक्स 40 पेशेंट्स और जिनका कल टेस्ट हुआ था और वो पॉजिटिव पाए गए। ये सारे इजराइल जाने के उसमें थे, इजराइल जा रहे थे ये लोग, लेकिन एयरपोर्ट से इनको वापस किया गया।
और जो आज हमारे पास 40 पेशेंट्स की हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है, उसमें से 30 पेशेंट्स हमारे पास आ चुके हैं और उसमें 2 पेशेंट जो नेगेटिव थे वो हमने उनको वापस किया है। सर एज ग्रुप क्या है इनका, कुछ बच्चे भी हैं कुछ? इसमें सब तरह के मिक्स हैं, इसमें लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं और माइनर बच्चे भी हैं। इनको कहाँ रखा जा रहा है, इनका मतलब देखभाल किस तरीके से? ये श्री गुरु तेग बहादुर कोविड सेंटर रकाबगंज साहब के अंदर इनको रखा जा रहा है और इनकी देखभाल पूरे अच्छे तरीके से। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने राज्य में लॉकडाउन को 14 जून तक बढ़ाने का ऐलान किया है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए गुरुवार को यह फैसला लिया गया है। पिछले दिनों सरकार ने 24 मई से 7 जून तक पाबंदियां लगाने की घोषणा की थी और पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 16,387 नए मामले सामने आए हैं और अब तक 30,000 से ज्यादा लोग इस वायरस की वजह से जान भी गंवा चुके हैं। येदियुरप्पा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए हमने पहले ही 24 मई से 7 जून तक कड़े प्रतिबंधों की घोषणा की थी। हालांकि संक्रमण कम हो गया है, लेकिन बीमारी का प्रसार अभी भी जारी है। विशेषज्ञों की सिफारिश के आधार पर प्रतिबंधों को 14 जून तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि एक सप्ताह बाद स्थिति बेहतर होगी। कोरोना संक्रमण फिलहाल काबू में आ रहा है, लेकिन ब्लैक फंगस ने विभाग की चिंताएं बढ़ा दी हैं। ऐसे में पर्याप्त दवाइयों न मिलने की वजह से परेशानी आ रही है। लखनऊ में ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस के कारण सर्जरी में मरीजों की आंख निकलनी पड़ रही है और अलग अलग अस्पतालों में मरीजों की आंख निकाली जा रही है। ये मरीज अब तक एक आंख से भी उधर हरियाणा के चरखी दादरी में कोरोना मरीज कम हो रहे हैं। फिलहाल ब्लैक फंगस का कोई केस नहीं आया है। 5 सस्पेक्टेड केस थे, उन्हें रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया और जिनकी अभी तक कोई खबर नहीं आई है। उमंग ओपीडी में 10 दिनों में कंट्रोल रूम में 95 लोगों की कॉल आई है। कंट्रोल रूम में ड्यूटी दे रही टीम कोरोना को हरा कर जा रहे हैं और लोगों को कॉल किया जाता है, उनका हाल पूछा जा रहा है। कोरोना की आज की डेट में अगर बात करें पंचरखी दादरी में, तो अभी काफ़ी कम हो गया है। वैसे टोटल अब तक के 4954 केस हो चुके हैं टोटल अपने आज तक, लेकिन अब जो डिक्रीज ऑर्डर पे हैं, कल सिर्फ 9 केस पॉजिटिव आए हैं, तो अब काफ़ी कम हो गया है। लेकिन आपके माध्यम से मैं सबको ये भी कहने जाऊँगा कि कम होने का मतलब लापरवाह ना होना। मास्क अभी बांधे रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, बार बार हाथ जरूर धोते रहें और जो बहुत जरूरी है वैक्सीनेशन, अपने आप को वैक्सीनेट जरूर कराएं। तो जिस तरीके से लगातार गोरखपुर जिले में लॉकडाउन लगा हुआ है और ऐसे में गोरखपुर जिले से चलने वाली परिवहन निगम की बसों को परिवहन निगम सुचारू रूप से संचालित नहीं कर पा रहा है। मई महीने में परिवहन निगम के प्रतिदिन का नुकसान लगभग 12 लाख रुपए का बताया जा रहा है और जब इस बारे में सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के तिवारी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि लंबे दूरी की सवारियां नहीं निकल रही थी, जिसके कारण हमारी आय मई के पूरे महीने भर में काफी कम रही है। 30 से 35% इनकम थी। हमारे यहाँ लंबी दूरी की सवारियाँ इस बीच नहीं निकल रही थी, जिसके कारण से हमारी आय लगातार पूरे मई भर लगभग जो है काफ़ी कम रही है। मतलब कुल मिलाकर के ये मान सकते हैं कि 30-35% ही इनकम हम जमा कर रहे थे इस बीच में। यद्यपि किलोमीटर भी हम कम चल रहे थे, जब खाली बसें रहती थी तो खाली बसें हम लोग भेज नहीं रहे थे। सवारी जो थोड़ा सा उपलब्ध होती थी वही उतना भेज रहे थे। यद्यपि इधर जो है कुछ जगहों पर लॉकडाउन खुल रहा था, अभी औद्योगिक कार्य जो है दिल्ली वगैरह में शुरू की गई हैं, तो कल से थोड़ी सी सवारियां बढ़ी हैं। अब इसका क्या इम्पैक्ट आता है वो तो कल के कलेक्शन में पता चलेगा। अभी कहाँ तक की सवारियाँ जा रही हैं? विशेष करके इस समय दिल्ली की ही सवारियां कुछ ज़्यादा निकल रही थी। दिल्ली अम्बाला वगैरह की ज़्यादा सवारी हैं, लेकिन बसें हमारी दिल्ली कौशाम्बी तक जाती हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर हमारा बंद है, तो कौशाम्बी जो है गाजियाबाद में है, तो कौशाम्बी तक हमारी बसें जाती हैं, वही संचालित हो रही हैं। कितना नुकसान माना जाएगा?
खबर यूपी के अयोध्या जिले से है, जहां अनलॉक होने के बाद अब सड़क के किनारे ठेले वाले और खुमचे वालों को भी कोरोना संक्रमण की जांच करवाई जा रही है। शहर के चौक घंटागढ़ क्षेत्र में डीएम अनुज झा और सीएमओ डॉक्टर घनश्याम सिंह ने मौके पर पहुंचकर कोरोना जांच की शुरुआत करवाई। वहीं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने सड़क के किनारे ठेले लगाने वाले लोगों की जांच की शुरुआत की है। फल वाले, सब्जी वाले और अन्य ठेले लगाने वाले लोगों की एंटीजन व RT-PCR दोनों जांच की जा रही है। शासन की गाइडलाइंस के मुताबिक जो हमारा कोरोना कर्फ्यू से जब खुला है मार्केट, तो उसमें हमको जितने भी वेंडर्स हैं, जितने भी शॉपकीपर्स हैं, जितने भी रेस्टोरेंट हैं, जितने भी हमारे ऑटो रिक्शा चालक है, इस तरह के जो भी लोग हैं जो ज़्यादा कांटेक्ट में आते हैं, उन सभी का टेस्ट कराना है। तो उसमें फोकस टेस्टिंग के हिसाब से आज का दिन जो है वो हमारे जितने भी वेंडर्स हैं जो स्ट्रीट में फ्रूट या वेजिटेबल्स या इस तरह की चीज़ें बेचते हैं। झारखंड के बोकारो पुलिस ने 7 किलोग्राम यूरेनियम के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई राष्ट्रीय जांच एजेंसी के इनपुट के आधार पर हुई है। यूरेनियम की बरामदगी और 7 लोगों की गिरफ्तारी के बाद से NIA झारखंड के बोकारो जिले के पुलिस के संपर्क में है। इस मामले में गोपनीय तरीके से जांच की जा रही है और यह मामला अंतर्राष्ट्रीय यूरेनियम तस्करी से जुड़ सकता है। 6 मई को महाराष्ट्र में यूरेनियम की बरामदगी के बाद झारखंड में भी यूरेनियम जब्त किए जाने के बाद सभी राष्ट्रीय जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। मंगलवार को गुप्त सूचना के आधार पर बोकारो पुलिस ने बिलीडीह थाना इलाके में राजेंद्र नगर से हरेराम शर्मा नामक युवक को हिरासत में लिया था और इसे हिरासत में लेने के बाद अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर अन्य लोगों को यूरेनियम के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार युवक के उग्रवादियों और आतंकवादियों से साथ गांठ की पड़ताल की जा रही है। 2 जून को हमें गुप्त सूचना मिली थी कि बोकारो जिला में कुछ अपराधी किस्म के लोग एक प्रोहिबिटेड मिनरल मोस्ट प्रोबेबली यूरेनियम की स्मगलिंग कर रहे हैं और कुछ प्रोबेबल कस्टमर ढूंढ रहे हैं उसको सेल करने के लिए। उसके बाद एक टीम बनाई गई रेड करने के लिए, जिसमें DSP हेडक्वार्टर, DSP सिटी, हल्ला थाना प्रभारी, बालीडीह थाना प्रभारी एवं अन्य पदाधिकारी और पुलिस के जवान शामिल थे। रेड करने के बाद कुल 7 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया अलग अलग जगहों से और उनके पोसेशन से कुल 6 kg सस्पेक्टेड यूरेनियम सीज किया गया। उसके बाद कन्फेशन में उन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि ये यूरेनियम का सैंपल है, जिसकी अभी जांच की जाएगी तकनीकी तौर पे। और दमदार समाचार लगातार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए NB न्यूज। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB